जय हिंद, नमस्कार। आप देख रहे हैं गुरु घंटाल। स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लेकर आया हूं। इस वीडियो को देखने के बाद, इस वीडियो के एंड तक आपके जितने भी डाउट्स हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं रिगार्डिंग अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, वो क्लियर हो जाएंगे। आइए देखते हैं सबसे पहला सवाल क्या है। सबसे पहला सवाल ये है कि भारत के संविधान का इनमें से कौन सा आर्टिकल डील करता है किस चीज के साथ? अपॉइंटमेंट ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। मतलब जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है, उसकी अपॉइंटमेंट भारत के किस आर्टिकल के तहत की जाती है? इन चारों में से आर्टिकल 72, आर्टिकल 74, आर्टिकल 76 या आर्टिकल 68। मतलब आर्टिकल 72, आर्टिकल 74, आर्टिकल 76 या आर्टिकल 68। इन चारों में से किस आर्टिकल में अपॉइंटमेंट ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में कहा गया है? इसका सही उत्तर है आर्टिकल नंबर 76। इसमें लिखा है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति कैसे होती है, कौन करता है। ठीक है, ये एक सोल आर्टिकल है जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के ऊपर है। हाईएस्ट लीगल ऑफिसर होता है हमारे देश में। फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह हम लोग किसी कानूनी पचड़े में पड़ते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग वकील हायर करते हैं। ठीक उसी तरह सरकार जब किसी केस में इन्वॉल्व होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं, केंद्र सरकार, उनकी तरफ से जो केस लड़ता है अलग अलग कोर्ट में, वो होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इसीलिए इन्हें सरकार का वकील कहा जाता है, सरकार का वकील। अगला सवाल क्या है? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग? पहला, ही हैज द राइट ऑफ ऑडियंस इन ऑल द कोर्ट्स इन इंडिया। बिल्कुल करेक्ट है। हिंदुस्तान के किसी भी कोर्ट में, फिर चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, कोई भी कोर्ट हो, उस कोर्ट में इसके पास राइट ऑफ ऑडियंस का अधिकार होता है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया किसी भी कोर्ट की प्रोसीडिंग के दौरान वहां पर एज अ ऑडियंस के तौर पर बैठ सकता है। हिज टर्म ऑफ द ऑफिस एंड रिम्यूनरेशन इज डिसाइडेड बाय द प्रेसिडेंट। उसका जो कार्यकाल होगा, उसकी सैलरी, रेम्यूनरेशन, ये सब कुछ कौन डिसाइड करता है? देश का महामहिम, देश का प्रेसिडेंट। ये भी करेक्ट है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एडवाइस करता है किन मुद्दों पर? लीगल मैटर्स पर। तो ऑल ऑफ द एबव इसका सही आंसर है। मैंने अभी आप लोगों को बताया था, ये सरकार का वकील है। सरकार कल को अगर किसी कानूनी मामलों में पड़ती है, तो भैया उसकी तरफ से सरकार की दलील कौन रखेगा कोर्ट में? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। सरकार को एडवाइस करेगा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तीसरा सवाल ये है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बनने के लिए जो एलिजिबिलिटी होती है, वो इन चारों में से किसकी एलिजिबिलिटी के इक्विवेलेंट होती है? जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जज ऑफ हाई कोर्ट, अ रिओन लॉयर या सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया? इसका सही उत्तर है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जज की जो क्वालिफिकेशन होती है, वही क्वालिफिकेशन होती है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की। अगला सवाल, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के लिए सही नहीं है? ही इज द लीगल एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये तो हम लोगों ने अभी ऊपर डिस्कस किया है, तो पहला तो करेक्ट है। इसकी टेन्योर, इसकी सैलरी, ये सब डिसाइड करता है देश का राष्ट्रपति। ये भी करेक्ट है। ही हैज द वोटिंग राइट इन द प्रोसीडिंग ऑफ पार्लियामेंट। ये इनकरेक्ट है। हम लोगों ने अभी ऊपर के सवालों पर बात किया, मतलब सेकंड क्वेश्चन में हम लोगों ने डिस्कस किया है, इसके पास राइट ऑफ ऑडियंस का अधिकार होता है देश के कोर्ट में, किसी भी कोर्ट में ये राइट ऑफ ऑडियंस का अधिकार रखता है। इसके अलावा लोकसभा, राज्यसभा, इनकी प्रोसीडिंग में भी इसके पास राइट ऑफ ऑडियंस का अधिकार होता है, मगर वहां पर ये एज ऑडियंस के तौर पर जा सकता है। राइट टू स्पीक का अधिकार होता है, बोल सकता है, मगर वोटिंग राइट का अधिकार सिर्फ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को होता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के पास नहीं होता। ही अपीयर्स बिफोर हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट इन केसेस इन्वॉल्विंग यूनियन गवर्नमेंट। ये करेक्ट है, अभी हम लोगों ने डिस्कस भी किया है कि यूनियन गवर्नमेंट अगर किसी केस में इन्वॉल्व होती है, तो यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो अपीयर होता है
हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जो दलीलें रखता है, जो बातें रखता है, उस केस में यूनियन गवर्नमेंट की, वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है। तो आपको इनमें से गलत बताना था, तो ऑप्शन नंबर सी गलत है। अगला सवाल, आपको बताना है कि इन तीन स्टेटमेंट जो है, इनमें कौन सा सही है, कौन सा गलत है। हो सकता है तीनों गलत हो सकता है तीनों सही। द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज द इंडियन गवर्नमेंट चीफ लीगल एडवाइजर, पहला स्टेटमेंट तो सरासर करेक्ट है। द सैलरी ऑफ द अटॉर्नी जनरल इज फिक्स्ड बाय द पार्लियामेंट, ये इनकरेक्ट है। अभी ऊपर के सवालों में हम लोगों ने डिस्कस किया कि पार्लियामेंट नहीं बल्कि प्रेसिडेंट करता है ये। तो भैया स्टेटमेंट नंबर 2 गलत गए, तो ना ही ऑप्शन बी होगा, ना ही ऑप्शन सी होगा। अब या तो ऑप्शन ए होगा या तो ऑप्शन डी होगा। द अटॉर्नी जनरल इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 76। तो पहला और तीसरा सही है, तो इसका सही उत्तर है फर्स्ट एंड थर्ड ओनली। चलिए यात्रा आगे की तरफ बढ़ाते हैं और देखते हैं अगला सवाल क्या है। आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। अटॉर्नी जनरल मस्ट बी अ पर्सन क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, ये करेक्ट है। इन डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटीज द अटॉर्नी जनरल इज असिस्टेड बाय 4 सॉलिसिटर जनरल, ये इनकरेक्ट है। वैसे सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट भारत के संविधान में कहीं मेंशन नहीं है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को असिस्ट करते हैं सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया अगर काम का प्रेशर बहुत ज्यादा है तो, इसीलिए इनकी पोस्ट मेंशन कहीं नहीं है। आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो सिर्फ पहला करेक्ट है। अब मेरा आप लोगों से एक सवाल है कि दूसरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। इन डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटीज द अटॉर्नी जनरल इज असिस्टेड बाय 4 सॉलिसिटर जनरल। आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू गाइज, बाय हाउ मेनी, कितने सॉलिसिटर जनरल अपॉइंट मतलब असिस्ट करते हैं अटॉर्नी जनरल को, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा गया है कि ड्यूटीज ऑफ अटॉर्नी जनरल के अकॉर्डिंग इनमें से कौन सा दो स्टेटमेंट्स आपके सामने हैं, आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। टू गिव एडवाइस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉन सच लीगल मैटर्स and to perform such other duties of legal character as may be referred or assigned to him by the president. To give advice to the government of any of the states upon such legal matters as may be referred or assigned to him by the governor of that state. ये इनकरेक्ट है, बल्कि स्टेटमेंट नंबर 1 करेक्ट है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट को जो लीगल मैटर्स पर एडवाइस करता है वो होता है एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। जो काम अटॉर्नी जनरल सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए करता है वही काम एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट राज्य सरकार के लिए करता है, ठीक है। अटॉर्नी जनरल को अपॉइंट किया जाता है आर्टिकल 76 के अंडर राष्ट्रपति के द्वारा। उनका रेम्यूनरेशन, उनकी सैलरी, उनका टेन्योर, ये सब कुछ डिसाइड करता है देश का राष्ट्रपति अंडर आर्टिकल 76। ठीक उसी तरह एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट को अपॉइंट करता है गवर्नर। उनका टेन्योर, उनका रेम्यूनरेशन, उनकी सैलरी, ये सब कुछ गवर्नर डिसाइड करता है। और इनका काम वही होता है जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का काम होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को लीगल एडवाइस करना। इनका काम होता है स्टेट गवर्नमेंट को लीगल एडवाइस देना। अगर स्टेट गवर्नमेंट का कोई मुद्दा है तो वहां पर पेश होगा एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट अपने राज्य सरकार की दलीलों को, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को कोर्ट में रखने के लिए। आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो सिर्फ पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। चलिए अगला सवाल ये है कि आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। इन द परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटीज ही हैज द राइट ऑफ ऑडियंस इन द सुप्रीम कोर्ट ओनली, ये इनकरेक्ट है। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में ये एज अ राइट ऑफ ऑडियंस के तौर पर जा सकता है। राइट ऑफ ऑडियंस का अधिकार तो उसके पास लोकसभा में भी है, राज्यसभा में भी है। तो पहला तो इनकरेक्ट है।
The Attorney General also represent the government of India in any reference made by the President to the Supreme Court under Article 143 of the Constitution. ये करेक्ट है, तो इसका सही उत्तर होगा only 2. अगला सवाल ये है कि जो अटॉर्नी जनरल होती है उसकी पोस्ट की लिमिटेशन इन चारों में से क्या है? पहला, ही शुड नॉट एडवाइस और होल्ड अ ब्रीफ अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। करेक्ट है भैया, गवर्नमेंट का ही लीगल एडवाइजर है, तो गवर्नमेंट के खिलाफ मतलब ऐसा तो नहीं होगा ना गवर्नमेंट को एडवाइस नहीं करेगा, ठीक है, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट जाकर किसी को एडवाइस करे या ब्रीफ करे। ही शुड नॉट एडवाइस और होल्ड अ ब्रीफ इन केसेस इन विच ही इज कॉल्ड अपॉन टू एडवाइस और अपीयर फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, मतलब सरकार के खिलाफ ये ब्रीफिंग नहीं देगा, सरकार के खिलाफ ये किसी को एडवाइस नहीं करेगा। He should not defend accused person in criminal prosecution without the permission of the government of India. याद रखिएगा, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बिना सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन के किसी भी अक्यूज पर्सन को क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन में, क्रिमिनल केस में डिफेंड नहीं कर सकता। इसका सही उत्तर है ऑल ऑफ द एबव। ऐसा नहीं है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया किसी क्रिमिनल केस में किसी अक्यूज को डिफेंड करने पहुंच गया, नहीं, सरकार की परमिशन लेनी पड़ेगी। Right and limitation of Attorney General are, he can attend हाउस प्रोसीडिंग एंड स्पीक इन बोथ द हाउस बट कैन नॉट वोट। ये करेक्ट है, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ही हैज द राइट टू बी हर्ड इन ऑल कोर्ट्स, ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ही इंजॉय ऑल प्रिविलेजेस ऑफ द मेंबर ऑफ द हाउस, मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पास जितनी प्रिविलेज होती है उतनी प्रिविलेज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के पास भी होती है। तो इसका सही उत्तर है ऑल ऑफ द एबव। अब आपको बताना है कि इनमें से हु अमंग द फॉलोइंग होल्ड हिज ऑफिस एट द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, इन चारों में से वो कौन है जो राष्ट्रपति के प्लेजर से अपने ऑफिस को होल्ड करता है? चेयरमैन ऑफ द यूपीएससी, ये इनकरेक्ट है। अटॉर्नी जनरल, ये करेक्ट है। स्पीकर ऑफ द लोकसभा, इनकरेक्ट है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये इनकरेक्ट है। इसका सही उत्तर है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होल्ड ऑफिस एट द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। अगला सवाल ये है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है रिगार्डिंग अटॉर्नी जनरल? आर्टिकल 76 डील विद द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये करेक्ट है। पोस्ट ऑफ द सॉलिसिटर जनरल इज नॉट क्रिएटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, इसका सही उत्तर है बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। अब आपको बताना है इनमें से इन तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है रिगार्डिंग ड्यूटीज एंड राइट्स ऑफ अटॉर्नी जनरल। ही कैन परस्यू प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस, ये करेक्ट है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भले ही सरकार को रिप्रेजेंट करता है लेकिन वो प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस कर सकता है। ऐसा नहीं है कि अगर वो सरकारी बंदा है तो प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस नहीं कर सकता, प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस कर सकता है। टू रिप्रेजेंट इंडिया इन सुप्रीम कोर्ट फॉर अ प्रेसिडेंशियल रेफरेंस, परफॉर्म ड्यूटीज ऑफ अ लीगल कैरेक्टर दैट आर असाइंड टू हिम बाय द प्रेसिडेंट। देखा जाए तो ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। अब आपको बताना है कि इन चारों में से कौन देश के पहले अटॉर्नी जनरल थे? एसवी गुप्ते, सोली जे सोरबजी, एमसी स्टिलवर्ड या एम ए अयंगर। इसका सही उत्तर है एमसी स्टिलवर्ड, जो कि स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं। ये आजाद भारत के पहले अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बने। दूसरे बने जो स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं उनका नाम था सी के डिपैत्री, और तीसरे बने निरेंदे तीसरे बने। तो हमेशा पहला याद करके या पहले जानकारी में रखकर ही आगे नहीं बढ़ जाना चाहिए। सेकंड भी मैटर करने लगा है अब, और तीसरा भी मैटर करने लगा है। और एक आखिरी सवाल, करंट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है? इसका सही उत्तर है देश के 15वें और करंट अटॉर्नी जनरल है के वेणुगोपाल, जिनका काम है केंद्र सरकार को लीगल एडवाइस करना, केंद्र सरकार की तरफ से कोर्ट में पेश होना, जहां पर केंद्र सरकार की दलीलें रखी जाएंगी। अगर मान लीजिए किसी केस में केंद्र सरकार इन्वॉल्व होती है तो एक तरह से कह सकते हैं सरकार का वकील, सबसे हाईएस्ट लीगल ऑफिसर। और यही काम स्टेट में कौन करता है? एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। उम्मीद है आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। ठीक है, इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट जरूर करें, अपने व्यूज को शेयर करें। अगर आपके पास कोई सवाल है
रिगार्डिंग अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो मैंने इस वीडियो में कवर नहीं किया है, आप कमेंट बॉक्स में लिखकर सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, विश यू ऑल अ वेरी गुड लक, डू सब्सक्राइब गुरु घंटाल एंड शो योर ब्लेसिंग।